नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1.2 की, यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। यूनिट 1.1 जो था वो आप लोगों को पढ़ा दिया गया था और आज हम बात करेंगे यूनिट 1.2 पर, जहाँ पर हम जानेंगे कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस और किसकी दोस्तों, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, मीनिंग और डेफिनेशंस पर इस वीडियो में बात होगी। यानी कि क्षति, अक्षमता और जो आपकी विकलांगता या दिव्यांगता, ये क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या क्या दी गई हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा और जितने भी हमारे भाई बहन पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में जब ऑल का ऑप्शन आता है उसको प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्षति का अर्थ। शरीर रचना, मनोवैज्ञानिक ढांचे में ह्रास एवं असमानता को क्षति कहा जाता है। यानी कि अभी मैं आपको बताऊंगा, तीनों चीज़ें पढ़ने के बाद में केवल एक लाइन में आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे जो आपको उदाहरण मिलेगा। क्षति में क्या कहा गया, शरीर रचना, मनोवैज्ञानिक ढांचे व क्रियात्मकता में ह्रास एवं असमानता को हम क्या कहते हैं, क्षति कहते हैं। जो भी हमारे हाथ पैर हुए, अंग हुए, इसमें किसी भी प्रकार की चोट लगना, जिससे मान लीजिए कि आपका हाथ है, उसमें किसी भी प्रकार की विकृति आ गई, चोट लग गई वहाँ पर आपको, जिससे कि आपका जो हाथ था वो वहाँ पर ब्लड निकलने लगा, तो वो क्या आपकी क्षति हो गई। किसी भी प्रकार की असमानता होती है उसको क्षति कहा जाता है। कोई भी असमानता जो शरीर या मनोवैज्ञानिक स्तर पर होती है वो क्या कहलाती है, क्षति कहलाती है। यह अंग स्तर पर भी होती है। अब हम बात कर लेते हैं अक्षमता की। अक्षमता में क्या कहा गया, अक्षमता का अर्थ इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले हम जान लेते हैं अक्षमता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेबिलिटी, यानी कि डिसएबिलिटी। डिस का अर्थ होता है निषेध, डिस का अर्थ होता है आपका निषेध, और एबिलिटी का अर्थ होता है जो भी आपकी योग्यता है। और जब हम इसको मिला देते हैं डिसेबिलिटी, तो क्या होता है, कुछ करने की योग्यता या क्षमता में कमी होना। यानी कि जो भी हम काम करने जा रहे थे उसकी योग्यता में या उसकी क्षमता में, मान लीजिए जब हमको चोट लगी, उसके बाद में क्या हुआ, जब क्षति हुई, उसके बाद में अब हमको उस क्षति के कारण जो भी हमारे काम करने में कमी आ रही है वो आपकी अक्षमता यानी कि डिसेबिलिटी के अंतर्गत जाएगी। निषेध यानी कि कुछ करने की योग्यता में जो क्षमता है उसमें कमी हो जाना, ये आपकी डिसेबिलिटी कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षति के कारण उत्पन्न अवस्था जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में कमी या परिवर्तन हो जाता है। जितनी उम्मीद हम कर रहे थे, जितनी उम्मीद से हम काम कर रहे थे, उसमें कमी आ जाती है। किसके कारण, क्षति के कारण। और अगर हम इस कमी को जीवन पर्यंत सही नहीं कर पाते तो वो विकलांगता का रूप ले लेती है, उसको हम दिव्यांगता का रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जितनी उम्मीद एक सामान्य व्यक्ति से की जाती है, जो किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ, कार्य करने की क्षमता के परिणामों को और इशारा करते हैं, यानी कि जो भी कार्य करने की क्षमता थी उसमें कमी हो गई क्षति के कारण। और अक्षमता, किसी कार्य करने की सीमा या योग्यता में कमी, जिसके कारण सामान्य माने जाने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को उसी के तरीके से क्रमवार ना किया जा सके। यानी कि जो कार्य वो करना चाह रहा था, क्षति के कारण उस कार्य में थोड़ी बाधा आई और अक्षमता का रूप उसने धारण कर लिया। अगर अब हम बात कर लेते हैं विकलांगता पर, तो विकलांगता पर क्या कहा गया, विकलांगता के अर्थ में विकलांग उस व्यक्ति की दशा को कहते हैं जो क्षति, मिसप्रिंट हो गया दोस्तों यहाँ पर, क्षति अक्षमता के कारणों से उत्पन्न होती है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक व मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम गिना पाता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात कर लें, विकलांगता वह हानि है जो किसी क्षेत्र के उपरांत व्यक्ति की आयु, सामाजिक स्तर के उपरांत
जो भी चीज़ें, जो भी हमारा सामाजिक स्तर है, जो भी आयु है, उसके अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुंचाए। जो भी चीज़ हो, किसी भी प्रकार की चोट लगी हो और अगर जीवन पर्यंत रहती है तो वो आपका विकलांगता का रूप धारण कर लेती है। अब हम जान लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार क्या परिभाषा दी गई क्षति की। क्षति का अर्थ किसी सैद्धांतिक कारण से सही संरचना एवं प्रकटन अथवा अंग या कार्यात्मक प्रणाली में असमानता का होना। क्षति अंगीय स्तर को संदर्भित करती है, यानी कि अंगीय स्तर पर जो भी चोट लगती है उसको हम क्षति कहते हैं। अगर उसके कारण कार्य करने में कोई भी बाधा आती है तो वो अक्षमता कहलाती है, और वो बाधा अगर जीवन पर्यंत चलती रहती है तो वो आपकी विकलांगता या दिव्यांगता या ये आपकी विकलांगता कहलाती है। अक्षमता को क्या कहा गया इस परिभाषा में? अक्षमता क्षति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियात्मकता प्रदर्शन को संदर्भित करती है, जिसमें विकलांगता में क्या कहा गया? विकलांगता व्यक्ति की अक्षमता, विकलांगता में क्या कहा गया दोस्तों? विकलांगता व्यक्ति की क्षति, यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, व्यक्ति की क्षति एवं अक्षमता के परिणाम स्वरूप असुविधाजनक अनुभवों को प्रदर्शित करता है। ऐसे में व्यक्ति आसपास अनुकूलित अंतःक्रिया किए जाने में कठिनाई होती है। जो भी आसपास की क्रियाएं हैं उसको करने में व्यक्ति को कठिनाई होती है। ICIDH के अनुसार क्या कहा गया? क्षति को क्या कहा गया? क्षति के परिप्रेक्ष्य में कोई भी मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्य जो कि मानसिक स्तर पर कार्य को प्रभावित करता है बाध्यता कहलाती है, जो क्षति के में अंग स्तर में विशेष चिन्हित होता है और जो इसको प्रभावित करता है। डिसेबिलिटी को क्या कहा गया? क्या कहा गया? अक्षमता के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति में कार्यात्मक असमानता आती है जो बाध्यता के कारण कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। और विकलांगता आपको बताया गया, विकलांगता वह है जो अक्षमता के कारण किसी विशेष कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। मुख्य रूप से विकलांगता व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, आयु, लिंग सीमा की अक्षमता के कारण जो आधार है इसको तय करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आज आप लोगों ने पढ़ी क्षति, विकलांगता और जो भी आपकी अक्षमता था इसकी परिभाषा और क्या कहा गया इसके बारे में। एक्टिविटी लिमिटेशन यानी कि गतिविधि सीमा क्या होती है, इसी 1.2 में आपकी बात की गई। इसमें कहा गया गतिविधि की सीमाएं वे कठिनाइयां हैं जो किसी व्यक्ति को गतिविधियों को निष्पादन करने में करनी हो, या भागीदारी प्रतिबंध ऐसी समस्या है जिन्हें एक व्यक्ति जीवन स्थितियों में शामिल होने में अनुभव कर सकता है। यानी कि एक्टिविटी लिमिटेशन, जो भी चीज़ें आप कर रहे थे उसमें किसी भी प्रकार की बाधा आने से आप उस गतिविधि को कम कर रहे हैं, यानी कि आप उस गतिविधि को अब नहीं किए पा रहे हैं, उसमें लिमिटेशन लग गई, लिमिट लग गई कि आप इस गतिविधि को इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। इसके बाद में आपका जो 1.2 यूनिट है वो समाप्त हो जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा कि D.Ed स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के जो 3 नोट्स हैं वो बहुत ही जल्द बन जाएंगे, और उसके लिए आपको जैसे ही जानकारी बन जाएंगे नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बहुत ही जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन का समय लगने वाला है इन 3 नोट्स को कंप्लीट करने में, क्योंकि ऑलरेडी 2 नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं और 1 नोट्स ही बचा है जो कि कंप्लीट करना है। तो दोस्तों अगर आपको किसी को भी नोट्स चाहिए आप लोगों को बता दिया जाएगा, जब भी आप हमारे पास नोट्स प्रोवाइड आप लोगों को करने होंगे बता दिया जाएगा। कुछ एक मिनिमम सा चार्ज जो होगा वो आप लोगों से लिया जाएगा और इसके बाद में आप लोगों को जो नोट्स हैं वो दे दिए जाएंगे। कॉमन पेपर के जो नोट्स हैं जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी हुआ, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों आप लोग जब आपको नोट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तब आपको बता दिया जाएगा, आप लोग नोट्स ले सकते हैं और चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों 2 साल तक आप लोगों को यहाँ से किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हैबिलिटेशन क्या होता है? हैबिलिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को दैनिक जीवन के लिए
कौशल प्राप्त करने, बनाए रखने या सुधार करने में मदद करना है। बाल रोगों के लिए क्या होता है, हैबिलिटेटिव थेरेपी दी जाती है, जिसका उद्देश्य होता है एक बच्चे को मोटर कौशल यानी कि जो भी उसकी सूक्ष्म गामक क्रियाएँ हैं या स्थूल गामक क्रियाएँ हैं उसको करने में उसको विकसित करना, और जिन्हें अभी तक बच्चा नहीं कर पा रहा है, जो क्रियाएं अभी तक अपने सूक्ष्म गामक कौशलों से और स्थूल गामक कौशलों से नहीं कर पा रहा है, हैबिलिटेटिव थेरेपी देकर के उस बच्चे को और आगे बढ़ाना, उन क्रियाओं को संपादित कराना। लास्ट है दोस्तों, उदाहरण भी यहाँ पर देख लीजिए। उदाहरण क्या दिया गया है। उदाहरण के लिए सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों को बैठने का तरीका सिखाने के लिए किसी भी भौतिक चिकित्सा की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि जो भी फिजियोथेरेपी दी जाती है बच्चे को, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे को दी जा सकती है, और उसको एक अच्छा जो भी चलने फिरने जो भी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं है उसको बनाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर बच्चे में स्पीच का डेवलपमेंट नहीं है, बच्चा भाषण नहीं दे सकता है, तो दोस्तों स्पीच थेरेपी दिलवाई जाती है। और ऐसे ही दोस्तों बच्चे को एक साधारण जीवन के लिए तैयार किया जाता है, बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और सभी के साथ समायोजन कर सके। रिहैबिलिटेशन आप लोग देखते होंगे, अब काफ़ी सारे विश्वविद्यालय हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें लिखा होता है, जैसे मान लीजिए मैं नाम ले रहा हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, यानी कि पुनर्वास केंद्र। पुनर्वास का तात्पर्य उन कौशलों, योग्यताओं या ज्ञान को पुनः प्राप्त करना है जो बीमारी, चोट या विकलांगता के परिणाम स्वरूप वो खो चुके हैं। मान लीजिए कि पुनर्वास, एक दिव्यांग बच्चा जिसका एक पैर नहीं है, जिसका एक हाथ नहीं है, जो चल नहीं सकता, उसको उन उपकरणों को प्रदान कराना जिससे कि वो चल सके। और मान लीजिए कि पैर नहीं है तो उसको लिए आर्टिफिशियल लिम्स जो आते हैं, कृत्रिम अंग जो आते हैं, उसको प्रोवाइड कराना। तो ये सभी दोस्तों पुनर्वास का कार्य होता है, ये पुनर्वास कहा जाता है। तो दोस्तों आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, और अपने सभी मित्रों के पास वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, 1.3 के साथ। धन्यवाद दोस्तों।